हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी में ऐसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग CUT एग्जाम के अंतर्गत भूगोल विषय के अंतर्गत 40 प्रश्नों का संग्रह देखने का प्रयास करेंगे। आइए हम समय न गंवाते हुए, क्योंकि 15, 16, 17 में आपके एग्जाम डेट क्लियर हो गए हैं, उसके अंतर्गत आपको ये आने हैं। तो आइए हम सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, यह जान लीजिए। अगर आप ध्यान से इसको देखते हैं तो हमें लगता है कि कम समय में आपको बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। आइए हम बिना समय गंवाते हुए आपको ले चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन चक्र को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। यानी जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, जैसे प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था की हम बात करते हैं, उसमें परिवर्तन की स्थिति को हम जान पाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसे बोलते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। इसे बोलते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। इसलिए प्रश्न नंबर 2 आपका सही विकल्प है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। मैं आपको बता दूं, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले जो सर्वप्रथम जो विद्वान थे, ये WS थॉमसन थे। यानी WS थॉमसन ने सर्वप्रथम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। लेकिन इसे वैज्ञानिक, या हम कह सकते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के जनक या वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये है आपका फ्रैंक नोटेस्टीन। ये जो फ्रैंक नोटेस्टीन है वो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के जनक या फादर भी कहे जाते हैं। और वैज्ञानिक तथ्य के आधार पे इन्होंने 1945 में जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। और इन्होंने 1929 में, WS थॉमसन ने 1929 में जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रस्तुत करने का, प्रथम बार कौन प्रस्तुत किए थे, तो WS थॉमसन। लेकिन वैज्ञानिक तथ्य के आधार पे फ्रैंक W नोटेस्टीन है। तो फ्रैंक W नोटेस्टीन 1945 में इन्हें 3 अवस्थाओं में बांटा। और CP ब्लेकर थे, CP ब्लेकर ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को 5 अवस्थाओं में बांटा। तो इस तरह पहला क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया। प्रश्न नंबर 2 तरफ चलते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए यहाँ पे हमने दे दिया था, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, तो थॉमसन एवं नोटेस्टीन। यहाँ पे थॉमसन एवं नोटेस्टीन दोनों मैंने इसमें कंबाइन कर दिया। इस तरह से भी पूछ सकता है, ये बी करके भी पूछ सकता है। तो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, थॉमसन एवं नोटेस्टीन ने। प्रश्न नंबर 3, विश्व के अधिकांश विकासशील देश में जनसंख्या संक्रमण किस अवस्था में है। यानी जो विकासशील देश है, जैसे आप देख सकते हैं कि श्रीलंका है, आपका नेपाल है, आपका हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश है। ऐसे बहुत सारे इस पृथ्वी पर विकासशील देश हैं जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से वो किस अवस्था में है, तो द्वितीय अवस्था में। किस अवस्था में है, द्वितीय अवस्था। और द्वितीय अवस्था विस्फोटक अवस्था माना जाता है। जैसे यहाँ पे 3 अवस्थाएं बनाई जाती है, आप देखेंगे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में, तो ये 3 अवस्थाएं हैं। आप देख सकते हैं ये 3 अवस्थाएं हैं, ये 3 अवस्थाएं हैं। तो ये होता है आपका दूसरी अवस्था, ये होता है पहली अवस्था, ये है आपका तीसरी अवस्था। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर है। यहाँ पे क्या होता है कि उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर उच्च भी है लेकिन गिरती हुई। यहाँ पे क्या है कि दोनों निम्न है। तो ये जो है, जो दूसरी अवस्था है, ये हम कर सकते हैं कि विकासशील देशों की है। थोड़ी बहुत इनकी व्यवस्थाएं सुधार में आई है। विस्फोटक जनसंख्या की स्थिति दूसरी अवस्था में पाई जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विश्व के अधिकांश विकासशील देश जनसंख्या संक्रमण की अवस्था में पाया जाता है, तो द्वितीय अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट हम चौथे नंबर की तरफ चलते हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी विशेषता पाई जाती है, कौन सी विशेषता पाई जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत, तो ऑप्शन तीसरा सही है, जन्म दर एवं मृत्यु दर स्थिर हो जाता है।
जन्म दर एवं मृत्यु दर स्थिर हो जाता है। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत जन्म दर एवं मृत्यु दर स्थिर हो जाता है। यह इसकी विशेषता इसके अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के द्वितीय अवस्था में क्या होता है। यहाँ पे जन्म दर कम होता है या मृत्यु दर अधिक होता है, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों कम होता है, या उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर की स्थिति पाई जाती है। यह कौन सी अवस्था? द्वितीय अवस्था में। कौन सी अवस्था की बात करते हैं? द्वितीय अवस्था की। तो ऑप्शन डी सही है आपका, ऑप्शन डी सही है आपका। यह उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर की स्थिति पाई जाती है। उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर की स्थिति पाई जाती है। इसीलिए भाई जन्म लेने वालों की संख्या ऊपर वाली है और मरने वाले की संख्या नीचे है। तो इसलिए ये पूरा जो जनसंख्या है ये क्या है? ये द्वितीय अवस्था। कौन सा है? द्वितीय अवस्था। ये प्रथम अवस्था है, क्या है? तृतीय अवस्था है। जैसे जापान की बात करें हम, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तृतीय अवस्था में पाया जाता है। तो ये है विस्फोटक अवस्था है। विस्फोटक यानी जनसंख्या संक्रमण जो द्वितीय अवस्था है ये अवस्था पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है? ये जन्म दर, उच्च जन्म दर। यह क्या है? आपका निम्न मृत्यु दर। अरे मृत्यु दर तो है उच्च लेकिन गिरती हुई दर से होता है। इसलिए सही ऑप्शन डी आपका है। उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर की स्थिति पाई जाती है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था में। 1 नंबर या 2 नंबर 100% सीयूटी एग्जाम के अंतर्गत इसमें से आएगा। इसलिए मैं कहूं कि बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह बड़ी गंभीरता से मैं यहाँ पे लेकर के आया हूं, जिसको आप अध्ययन करें। नेक्स्ट, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे उस वर्ष विशेष के मध्य में जनसंख्या गुण 1000 का सूत्र है। यानी हम कह सकते हैं किसी वर्ष विशेष के मध्य में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या उस वर्ष विशेष के मध्य में जनसंख्या गुण 1000 किसका सूत्र है? तो क्या है? ये अशोधित जन्म दर का सूत्र है, क्राउड बर्थ रेट का सूत्र है। इसमें क्या होता है कि 1000 स्त्रियों के पीछे जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या गुणे 1000 बटे उस वर्ष विशेष के मध्य में जनसंख्या, यह सूत्र है। हम कह सकते हैं कि जो 1000 स्त्रियां हैं, 1000 स्त्री है और इनके पीछे जो छोटे छोटे जो बच्चे जन्म लेते हैं वो जीवित जन्म लेने वाले बच्चों को हम अशोधित जन्म दर कहते हैं। हम कह सकते हैं अशोधित जन्म दर कहते हैं किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चे पढ़े लिखे हैं उस वर्ष विशेष के मध्य में जनसंख्या और गुण लिख दिए 1000। ये सूत्र है किसका? अशोधित जन्म दर का। किसका है? अशोधित जन्म दर का। इसमें देखिए किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, ये बटे लगाए हैं, उस वर्ष विशेष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000 किसका सूत्र है? तो ये है जन्म दर नहीं, ये मृत्यु दर का है। अशोधित मृत्यु दर, क्राउड बर्थ रेट नहीं, डेथ रेट, क्राउड डेथ रेट यानी अशोधित मृत्यु दर का ये सूत्र है। ये छोटे छोटे प्रश्न आपको उलझा देगा, इसलिए मैं कहता हूं कि सारे प्रश्न शुरू से अंत तक आप देखिए, बहुत अच्छे प्रश्नों का संग्रह लेकर के आया हूं। आप सोच नहीं सकते कि कैसे मैंने बहुत ही मेहनत से आपके लिए मैं बनाया हूं। और चाहे तो सब्सक्राइब लाइक्स भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं भाई बंधुओं के लिए। कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल किसका सूत्र है? कुल जनसंख्या। तो आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व का क्या है? जनसंख्या घनत्व का मैंने आपको बताया, जनसंख्या घनत्व बराबर क्या? कुल जनसंख्या। क्या? कुल जनसंख्या लिखे हैं, कुल जनसंख्या तो बट्टे कुल क्षेत्रफल हो गया आपका। क्या है? इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, यानी हम कह सकते हैं कुल क्षेत्रफल। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि जनसंख्या ऊपर रहेगा कि क्षेत्रफल नीचे रहेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं जमीन पे कौन रहता है? मानव ऊपर रहता है, जमीन क्या मानव के नीचे रहता है, इसलिए क्षेत्रफल नीचे होगा, जनसंख्या ऊपर रहेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल हो गया आपका जनसंख्या घनत्व का सूत्र। इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है। 9 नंबर चलते हैं, निम्नलिखित देशों में किसमें अधिक जनसंख्या है? ये जो देख सकते हैं इसके अंतर्गत इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे? तो हम देख सकते हैं
कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगर इनमें हम देखें कि निम्नलिखित देशों में से किसमें अधिक जनसंख्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन बी आपका सही है। किस जलवायु प्रदेश में अधिकांश जनसंख्या निवास करती है? किस जलवायु प्रदेश में अधिकांश जनसंख्या निवास करती है? तो ऑप्शन ए आपका डी है, भूमध्य सागरी, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अधिक जनसंख्या निवास करती है। सघन जनसंख्या वाला कोबे ओसाका औद्योगिकृत क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो आप जान सकते हैं कोबे ओसाका जापान में स्थित देश है। योकोहामा जापान में स्थित देश है कि टोक्यो जापान की राजधानी है। तो ये जो है कोबे ओसाका, यह जापान का यह औद्योगिक क्षेत्र है, कोबे ओसाका। नेक्स्ट, भारत में प्रचलित लिंगानुपात, ज्ञात करने का सूत्र मैंने बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके सामने है। गंभीरता से इसे देखिए। 100% अगर इस वीडियो से 10 प्रश्न नहीं आएंगे तो कहिएगा, 10 प्रश्न आएंगे आपको कम से कम, तो 10 प्रश्न एक वीडियो में पा जाना बहुत बड़ी बात है। तो यहां पे चलते हैं भारत में, तो ऑप्शन बी सही है। महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000, यह सूत्र है। यह क्या है? आपका सूत्र है किसका? भारत में प्रचलित लिंगानुपात। कुछ ऐसे देश हैं जिसमें महिलाएं नीचे होती हैं, पुरुष ऊपर होता है। इसमें क्या है? महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या। आप सोच सकते हैं कि भारत में लिंग अनुपात ज्ञात करना हो, महिला और पुरुष की ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? भारी कौन होता है? अक्सर महिलाएं हल्की होती हैं और पुरुष क्या होता है? वजन उनका ज्यादा होता है, तो वो पुरुष वो नीचे रहेंगे। वजन चीज नीचे रहता है और हल्का चीज ऊपर रहता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पुरुष नीचे होगा और महिलाएं ऊपर होगी, गुणे 1000 हो जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भारत में लिंगानुपात का सूत्र ज्ञात कैसे करते हैं। महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है, यानी हम कह सकते हैं कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा किस देश में सर्वाधिक है? तो लाटविया एक देश है। लाटविया एक देश है यहाँ पे जो लिंग अनुपात सर्वाधिक है। हम कह सकते हैं लिंग अनुपात सर्वाधिक है। यहाँ पे देख सकते हैं नोट, 1000 पुरुषों पर 1187 स्त्रियां। कहां पे? लाटविया में। लाटविया में 1000 पुरुषों के पीछे 1187 स्त्रियां है, यानी हम कह सकते हैं 1000 जो है पुरुष पे 1187, यानी 187 जो स्त्रियां हैं वो एक्सेस है। लेकिन अगर हम बात करें संयुक्त अरब अमीरात, 1000 पुरुषों पे 468 स्त्रियां हैं, यानी 1000 पुरुष पे हम कह सकते हैं 1000 पुरुष पे 468 स्त्रियां, बहुत कम है। हम कह सकते हैं कि यानी हम सब 2 गुना से अंतर, यानी 2 गुना पुरुष हम कह सकते हैं अविवाहित होंगे यहाँ पे, क्योंकि महिलाओं की संख्या बहुत कम है। तो इसलिए कह सकते हैं कि सबसे खराब लिंगानुपात की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात में, और सबसे अच्छा लिंगानुपात की बात करें तो लाटविया में है। नेक्स्ट चलते हैं हम, वर्तमान में भारत में कितने तेल शोधन कारखाने हैं? कितने तेल शोधन कारखाने? इस ऑप्शन के हिसाब से आपका 23 तेल शोधन कारखाने एनसीईआरटी की रिपोर्ट से, और नया अगर बढ़ा होगा तो उसे आप देख लीजिएगा, लेकिन एनसीईआरटी की रिपोर्ट के हिसाब से 23 है आपके इस ऑप्शन के भी हिसाब से। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहां स्थित है? तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए सही है, जामनगर गुजरात। जामनगर गुजरात भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। नेक्स्ट चलते हैं 16वें नंबर पे, टाटा लौह इस्पात कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? टाटा लौह इस्पात उद्योग की कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन आपका ए सही है, 1907 में। इसकी स्थापना हम कह सकते हैं सर दोराबाजी टाटा ने 26 अगस्त 1907 को किया था।
26 अगस्त 1907 में किया था सर दोराबजी टाटा जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट 17 नंबर पर चलते हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कहां की गई? 1911 में। 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक 10 किलोमीटर की दूरी हेतु वायु डाक प्रचलन संपन्न किया गया था। वायु पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वप्रथम प्लेन के द्वारा, जहाज के द्वारा डाक सुविधा कहां उपलब्ध कराई गई? तो भी उत्तर आपका यही है, 1911 में। इलाहाबाद से नैनी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अंतःस्थलीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अंतःस्थलीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग एक किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच जोड़ता है? देखिएगा, मैंने यहाँ पे कई ऑप्शन आपको बता दिया कि नदी पे और किस स्थानों को जोड़ता है। तो ऑप्शन बी सही है, गंगा हल्दिया स्थान से स्थान को जोड़ता है इलाहाबाद, हम कह सकते हैं गंगा नदी है और हल्दिया और इलाहाबाद को क्या होता है? जोड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी आपका सही है, गंगा नदी पर स्थित है और हल्दिया और इलाहाबाद को जोड़ता है। कौन? राष्ट्रीय जलमार्ग वन। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न हम 1600, इसमें हमने जैसे इसका कुछ डिटेल कर दिया हूं, यहाँ पे ये सारे जो दिए हैं इसका हमने कुछ डिटेल कर दिया है जिससे आपको थोड़ा सा और सुविधा मिल जाए। यानी 1600 किलोमीटर 3 भागों में विभाजित है। पहला क्या है? जो पहला राष्ट्रीय जो जल मार्ग वन है वो 1600 किलोमीटर लंबा है, लेकिन वो 3 भागों में विभाजित है। हल्दिया से फरक्का 560 किलोमीटर, यानी पहला जो डिवीजन होता है हल्दिया से फरक्का 560 किलोमीटर और दूसरा है फरक्का से पटना 407 किलोमीटर और पटना से इलाहाबाद 600 किलोमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि इस गंगा नदी पे जो राष्ट्रीय जलमार्ग वन बनाया गया है वो ये आपके जो हल्दिया से फरक्का फर्स्ट और फरक्का से पटना सेकेंड और पटना से इलाहाबाद यह 600, यानी 3 भागों में इसे राष्ट्रीय जलमार्ग को बांट दिया गया है। नेक्स्ट, भारत में रेडियो प्रसारण कब किया गया था? भारत में रेडियो प्रसारण कब किया गया था? तो ऑप्शन ए सही है, 1923 में भारत में रेडियो प्रसारण किया गया था और रेडियो क्लब ऑफ मुंबई द्वारा प्रारंभ किया गया था। यानी प्रसारण जो किया गया था रेडियो क्लब ऑफ मुंबई द्वारा भारत में सर्वप्रथम रेडियो का प्रसारण 1923 में किया गया था। तो मैंने यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे लिख दिया हूं जिससे आपको हाँ देखते हैं, रेडियो को सरकार द्वारा ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंतर्गत इसे कब अपने नियंत्रण में ले लिया? इसे कब अपने नियंत्रण में ले लिया? तो इसका जो सही उत्तर है डी है, 1930 में इसे रेडियो को सरकार ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंतर्गत इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन आपको बता दूं 1936 में इसे 1930 में ये लिया, 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी में बदल दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो एवं यहाँ 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में इसे आकाशवाणी में बदल दिया गया, आकाशवाणी में बदल दिया गया। तो इसलिए यहाँ पे 3 प्रश्न आपको मिल जाते हैं यह रेडियो सरकार के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में टेलीविजन का प्रसारण कब प्रारंभ किया गया था? भारत में टेलीविजन का प्रसारण कब प्रारंभ किया गया था? तो बी सही है आपका 1959 में किया गया था। 24 नंबर पे चलते हैं, भारत में इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम INSAT तथा इंडियन रिमोट
सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? 1983 में, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही। नंबर पे यह गुच्छित बस्तियां हैं। गुच्छित बस्तियां कहां पाई जाती हैं? तो नागालैंड में। कहां पाई जाती है? नागालैंड में, इसलिए ऑप्शन सी है। बुंदेलखंड, राजस्थान तथा नागालैंड में यह गुच्छित बस्तियां पाई जाती हैं। मिसप्रिंट हो गया है टाइप करने में। नेक्स्ट चलते हैं कि सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी? तो 1960 में सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर आपका 1960 में। नेक्स्ट चलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, ऑप्शन डी सही है आपका। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इसकी लंबाई 5846 किलोमीटर और 4 लेन और 6 लेन है, यानी कहीं कहीं 4 लेन भी है और कहीं कहीं आपका 6 लेन है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ती है। पहली सड़क विकास योजना नागपुर योजना कब स्थापित की गई? नागपुर योजना सड़क से संबंधित एक योजना है, वो कब स्थापित की गई थी? तो 1943 में। कब की गई थी? 1943 में, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए एक 20 वर्षीय सड़क योजना कब आरंभ की गई थी? तो 1961 में। 1961 में 20 वर्षीय सड़क योजना की प्रारंभ की गई थी भारत में सड़कों की दशा को सुधारने के लिए। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं, तो प्रवास के लिए, ये प्रवास के लिए प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक ये उत्तरदायी कारक, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी है। आप देख सकते हैं दिल्ली इसके किनारे बसा हुआ है यमुना नदी। शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में गन्ना नहीं बोई जाती, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है, शुष्क कृषि में। नेक्स्ट, इनमें से काफी की किस्में हैं, तो काफी की किस्में जो अरेबिका भी है, रोबस्ता भी है और लिबेरिका भी है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन डी सही है। भारत में अरेबिका कॉफी का उत्पादन करता है। भारत जो है अरेबिका कॉफी का उत्पादन करता है और कर्नाटक, हम इनमें से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु को पश्चिमी घाट, यानी ये यहाँ पे कॉफी की उत्पादन की जाती है और भारत में सर्वाधिक कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन किया जाता है और चाय में असम है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन बी सही है, पंजाब में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गेहूं का, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। अमेरिकन कपास को किस देश के उत्तर पश्चिम भाग में किस नाम से जाना जाता है? यानी अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिम भाग में किस नाम से जाना जाता है? तो नरमा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही है आपका, नरमा के नाम से जाना जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्य में कपास की खेती की जाती है, लेकिन एक नंबर पे गुजरात में सर्वाधिक कपास का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है, गुजरात है, नरमा। नेक्स्ट, ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है तो महाराष्ट्र। ज्वार का उत्पादन, ज्वार बाजरा जो होता है, ज्वार का उत्पादन यानी महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यानी रबी एवं खरीफ दोनों ऋतुओं में यह बोया जाता है। यानी रबी एवं खरीफ दोनों ऋतुओं में ज्वार की खेती की जाती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन किया जाता है। सही जोड़े मिलाइए। बाजरा का उत्पादन महाराष्ट्र, ये भी सही है। हम मक्का का उत्पादन कर्नाटक, ये भी सही है। चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल, सही है। चना मध्य प्रदेश। यानी हम कह सकते हैं
कि बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, मक्का का सर्वाधिक कर्नाटक, चावल का उत्पादक पश्चिम बंगाल और चना का मध्य प्रदेश। इसलिए ऑप्शन ई सही, यानी सभी जोड़ा सही है, सभी जोड़ा सही। आपकी जानकारी के लिए हमने 5 ऑप्शन दे दिया। पश्चिम बंगाल में चावल की किस्में हैं, देखिए पश्चिम बंगाल में चावल की कौन कौन सी किस्में हैं? औंस, अमन, बोरी, यानी ये तीनों सही है, इसलिए डी आपका ऑप्शन सही है। अब प्रश्न नंबर 40 की तरफ चलते हैं। निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की, देख बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन मैं डाल दिया हूं, 100% आप फंस जाएंगे, आप जान लीजिए। खरीफ की फसल कौन है? तो खरीफ की फसल जूट है। खरीफ की फसल कौन सी है? जूट है। ये दोनों क्या है? ये रबी है। ये कौन सी फसल है? ये रबी है। ये क्या है आपका? खरीफ है। और खीरा क्या है? ये जायद में आता है, ये जायद फसल है। मैं आपको बता दूं, ये जो है जून और सितंबर, हम कह सकते हैं जून और सितंबर में बोया जाता है। और ये आपको रबी की बात हम करते हैं अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है। ये अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है। और ये क्या है? जो ग्रीष्मकालीन है, ग्रीष्मकालीन यानी हम कह सकते हैं रबी की फसलें जब कट जाती है तो वह खीरा, ककड़ी, ये सब कौन से जायद की फसल में आती है। तो इसलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और नेक्स्ट मैं वीडियो लेकर के जल्दी आ रहा हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।